बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पेंशन पे बात कर रहे थे और टाइप्स ऑफ पेंशन में फैमिली पेंशन की बात कर रहे थे और उसमें मुख्तलिफ़ रेट्स थे। जो एजुकेशन होती है चिल्ड्रन के लिए, जो डिसीज़्ड होता है पर्सन, उसके मुख्तलिफ़ रेट्स हमने पढ़े थे यहाँ तक। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको उसकी डेड बॉडी को उसके होम टाउन तक कैरी करने के लिए कुछ चार्जेस मिलते हैं, अलाउंस मिलता है। तो उसकी पहले एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर किलोमीटर था, जबकि अब करंट जो इसका रेट है 10,000 फिक्स्ड है। उस पर डिस्टेंस का नहीं है, बल्कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो 10,000 उसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलेंगे। अच्छा जी, जो रिटायरमेंट पे जा रहा होता है तो उसके लिए पेंशन ग्रांट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? ये ग्रेड वाइज होती है। अगर कोई ऑफिशियल BPS 21 या इससे ऊपर का हो तो प्राइम मिनिस्टर उसकी अप्रूवल करता है। अगर बेसिक पे स्केल 17 से 20 का हो तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जो कि एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है, और गालबन वो 23 ग्रेड का होता है, तो वो इसकी सैंक्शन करता है। और अगर BPS 16 का हो तो फिर उसके लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और BPS 1 से लेके 15 तक के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी पेंशन की अप्रूवल करता है। कंडीशंस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कि इस पे कंडीशंस कौन कौन सी हमने कंसीडर करनी है कि क्वालिफाइंग सर्विस जो कि 25 ईयर्स होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करनी होती हैं। तो क्वालिफाइंग सर्विस में ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1, द सर्विस, यहाँ से ये पॉइंट है, द सर्विस ऑफ एन ऑफिसर बिगिनस टू क्वालिफाई फॉर पेंशन फ्राम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द ऑफिस टू विच ही इज़ फर्स्ट अपॉइंटेड। यानी कि जो उसकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होती है और उसके चार्ज जब वो ले लेता है, तो वहाँ से उसकी क्वालिफाइंग सर्विस स्टार्ट हो जाती है, जिस डेट से वो चार्ज ले लेता है अपनी पोस्ट का। सेकंड नंबर है, द सर्विस मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट। प्राइवेट अगर कहीं उसने सर्विस की है तो वो कंसीडर नहीं होगी, बल्कि जो गवर्नमेंट के सर्विस होगी वो ही काउंट होगी पेंशन के लिए। तीसरा पॉइंट है, द एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सब्सटेंटिव एंड परमानेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉई रिटायर्ड हो रहा है, उसकी क्वालिफाइंग जो सर्विस आप काउंट करेंगे वो उसकी सब्सटेंटिव रैंक में होनी चाहिए। ठीक है जी, वो सब्सटेंटिव रैंक में होनी चाहिए, ये नहीं कि वो टेम्परेरी हो। अगर टेम्परेरी की भी आगे कंडीशन है, ये जो पॉइंट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट not employed in a substantive permanent capacity who has rendered more than 5 years continuous temporary service counts such service for the purpose of pension or gratuity। अगर फ़र्ज़ किया कोई प्रोबेशनरी पीरियड पे था या टेम्परेरी पोस्ट पे रहा है, लेकिन उसका पीरियड 5 साल से कम है, तो उसकी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगी। अगर 5 साल से उसके ऊपर की सर्विस है और टेम्परेरी ही चल रहा था, तो उसकी वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पेंशन अकाउंटिंग। इसके बाद ये पॉइंट है, ओनली द सर्विस पेड फ्रॉम द जनरल रेवेन्यूज क्वालिफाइज फॉर पेंशन। ये भी एक कंडीशन है कि जो जनरल रेवेन्यूज़ होते हैं, जो उस हेड में से उसकी सैलरी जिसको पे की गई होती है, उसी की पेंशन काउंट होती है। फ़र्ज़ किया कोई कंटीजेंसी के अगेंस्ट रख लेते हैं, कोई एम्प्लॉई ऐसा या कोई जो आप एम्प्लॉई को हायर कर लेते हैं जिसकी कंटीजेंसी फ़ंड से आप उसको पेमेंट देते हैं, तो उसके लिए पेंशन काउंट नहीं होगी, वो उसकी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है,
फॉरेन सर्विस आल्सो काउंट्स फॉर पेंशन प्रोवाइडेड द पेंशन कंट्रीब्यूशन वाज पेड एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल। यानी कि अगर कोई फॉरेन सर्विस में चला जाता है, यानी कि किसी एम्बेसी वगैरह में चला जाता है जो कि आउट ऑफ द पाकिस्तान होगी, तो जो वहाँ पे वो सर्विस करेगा और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो हर एम्प्लॉय की कटौती हो रही होती है, उसकी भी कटौती हो रही हो, तो उसकी सर्विस भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी। इसके अलावा ऑल पीरियड ऑफ लीव अदर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव काउंट एज सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन। यानी कि जितनी भी छुट्टियां होंगी सिवाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वो होती है कि जो विदाउट पे वगैरह आप लंबे अरसे के लिए छुट्टी ले लेते हैं, तो लंबे अरसे के लिए फ़र्ज़ किया साल 2 साल 3 साल के लिए जो अगर कोई छुट्टी ले ले वो काउंट नहीं होगी। इसके अलावा जितनी भी छुट्टियाँ हैं वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होंगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाई री इंस्टेटमेंट और सुपर एनुएटिंग काउंट्स टूवर्ड क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। यानी कि आप किसी की पेंशन काउंट कर रहे हैं और उसकी सुपर एनुएशन की तरफ आप मूव कर रहे हैं कि सुपर एनुएशन की तरफ अगर कोई 60 ईयर की तरफ जा रहा है, अगर किसी ने कोई छुट्टी की थी या कोई सस्पेंड हुआ था और उसके बाद वो बहाल हो गया था, ऐसा बहाल होने के बाद उसकी जितनी भी वो सस्पेंशन का पीरियड होगा वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। अगर सुपर एनुएटिंग काउंट आप कर रहे हैं तो भी उसके जो सस्पेंशन के बाद अगर कोई री इंस्टेट हो जाता है, री इंस्टेट का मतलब बहाल होना, अगर कोई बहाल हो जाता है तो उसका जो पहले सस्पेंशन का पीरियड है वो भी पेंशन के लिए काउंट होगा। कंटिन्यू है अभी, ये पॉइंट पढ़ें। इन केस वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम पीरियड फॉलोइंग ए पीरियड of suspension order under Government Servants Efficiency and Discipline Rule 1973, pension or gratuity is admissible only for the period of service rendered excluding the period of suspension। अगर फ़र्ज़ किया कोई सस्पेंड हुआ था लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उसको रिटायर्ड कर देती है, तो जो उसका सस्पेंशन का पीरियड होगा वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, और जो उससे पहले की जो सर्विस होगी उस पर ग्रेचुटी उसको मिलनी है, तो भी अगर उसकी पेंशन बनती है। लेट्स सपोज उसने 25 ईयर से सर्विस ज़्यादा कर ली थी और उसके बाद सस्पेंड हुआ था लेकिन फिर री इंस्टेट नहीं हुआ बल्कि उसको परमानेंट डिसमिस कर दिया, तो उसको जो क्वालिफाइंग सर्विस उसने 25 ईयर्स अगर पूरी की हुई थी तो उसको पेंशन मिल जाएगी। अगर 25 ईयर्स उसकी पूरी नहीं है तो फिर उसको ग्रेचुटी मिल जाएगी। रेजिग्नेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, डिसमिसल और रिमूवल on account of misconduct, insolvency or inefficiency or failure to pass an examination entails forfeiture of past service। अगर फ़र्ज़ किया किसी ने रिज़ाइन कर दिया या उसको डिसमिस कर दिया या उसको रिमूव कर दिया किसी ने, उसने बदउनवानी के केस में, या इंसॉल्वेंट हो गया या इनएफिशिएंट हो गया, यानी वो अपना काम नहीं कर रहा, या फिर उसका कोई सर्विस में रहने के लिए कोई एग्ज़ाम था वो पास नहीं कर पाया, तो उसकी जो पुरानी सर्विस सारी होगी वो फॉरफीचर होगी, यानी वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगी। इसके बाद है एन इंटरप्शन इन द सर्विस ऑफ एन ऑफिसर एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस। अगर फ़र्ज़ किया एक बंदा सर्विस कर रहा है और 10 साल सर्विस करने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो जाता है या बताता भी नहीं, छुट्टी भी नहीं लेता और चला जाता है और दोबारा वो आता है या दोबारा सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, अभी उसने मिसकंडक्ट तो नहीं किया, ना ही उस डिसमिस से हुआ है, तो इस तरह का जो उसका गैप होगा, गैप आने की वजह से उसकी जो प्रीवियस सर्विस होगी वो ख़त्म हो जाएगी, न्यू काउंट हो सकती है। न्यू जो है जिस डेट से वो चार्ज लेगा उसकी सर्विस क्वालिफाइंग के लिए काउंट होना शुरू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है द अथोराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस सस्पेंशन इमीडिएटली फॉलोड बाय रीइंस्टेटमेंट एंड टाइम ऑक्युपाइड इन ट्रांजिट फ्रॉम द वन अपॉइंटमेंट टू एन अदर आर नॉट ट्रीटेड एज इंटरप्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। फ़र्ज़ किया एक बंदा एब्सेंस पे था या सस्पेंड था तो दोबारा वो बहाल हो गया है, अब वो बहाल होने की वजह से या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जो उसको दरमियान में टाइम लगेगा वो इंटरप्शन के ज़मरे में नहीं आएगा बल्कि वो इन ट्रांजिट काउंट होगा और वो पीरियड भी उसका क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट होगा। ये पॉइंट है द अथॉरिटी हु सैंक्शंस द पेंशन में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यानी कि अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो जो पावर जो हमने पहले ग्रेड 21 का है तो पीएम उसकी पेंशन देता है 17 से 20
20 तक का है तो उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उसकी पेंशन अप्रूव करता है। अगर 16 का है तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, अगर 1 से 15 तक का है तो है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो उसकी पेंशन अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है, अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसकी छुट्टी को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि लॉन्ग लीव में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इस तरह के कन्वर्ट करेगा तो सिर्फ वो जो उसकी लॉन्ग लीव का पीरियड होगा जो एब्सेंट रहा या जो एब्सेंट रहा वो उसका क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, बल्कि उससे जो पहले की सर्विस गुजरी होगी वो काउंट हो जाएगी। जो दरमियान का पीरियड एब्सेंसी का पीरियड होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाद की सर्विस और पहले की सर्विस उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाएगी। इसके बाद है कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन एंड डेफिशिएंसीज। फ़र्ज़ किया अगर कोई इंटरप्शन आई दरमियान में, वो कहीं भाग गया या कोई मजबूरी की वजह से कुछ उसमें मसला आ गया, तो उसकी माफ़ी हो सकती है बशर्ते कि वो माफ़ी मांगे। तो इसका क्या रूल कहता है, द अथॉरिटी कम्पिटेंट टू फिल अपॉइंटमेंट हेल्ड बाई द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ कंडोनेशन इज़ अप्लाइड may condone all interruptions in his service provided such interruption is not due to any fault or willful act of the government servant। यानी कि जो अथॉरिटी एक सीट को फिल करती है, यानी कि अगर कोई ग्रेड 16 में आ रहा है तो उसकी अप्रूवल कौन करेगा अपॉइंटमेंट के लिए, जो उसकी अथॉरिटी देता है अपॉइंटमेंट के लिए वही उसकी अथॉरिटी बन जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया कोई विलफुल फॉल्ट नहीं था और वो एब्सेंट हुआ तो उसकी अनऑथराइज्ड एब्सेंस, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, अगर वो रिमूवल वगैरह उसकी हुई थी, विलफुल नहीं थी, और उसको वो माफ़ी मिल सकती है। वो रेजिग्नेशन वगैरह करता है तो भी उसके जो दरमियान में इंटरप्शन का पीरियड होगा तो उसको भी कंडोनेशन, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उस ग्रेड का बंदा आया जिसने एब्सेंस की, वो अगर उस अथॉरिटी को अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, तो उसकी अप्रूव अगर हो जाती है तो दरमियान में जो इंटरप्शन का पीरियड है उसको नॉर्मल काउंट किया जा सकता है, उसकी तलाफ़ी हो सकती है। उसके बाद है, अच्छा ये तो था विलफुल अगर वो एक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद है ए डेफिशिएंसी ऑफ ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी कि अगर पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं है इन द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम टू हैव बीन कंडोन्ड ऑटोमेटिकली। अगर 6 महीने से कम का पीरियड है तो ऑटोमेटिकली वो कंडोन हो जाती है, यानी कि उसकी माफ़ी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, द अथॉरिटी कम्पिटेंट टू सैंक्शन पेंशन में कंडोन डेफिशिएंसी ऑफ मोर दैन 6 मंथ बट लेस दैन 1 ईयर, यानी कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक अगर उसकी ये इस तरह की एब्सेंस है तो जो अथॉरिटी उसको अपॉइंटमेंट करने वाली है वो उसको कंडोन कर सकती है एब्सेंस को। 6 महीने से कम का है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम है तो उसकी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अप्रूवल दे सकती है, और 1 साल से बढ़ जाए तो कोई भी उसको रेगुलराइज नहीं करेगा। इसके बाद आता है द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डाइड वाइल इन सर्विस और हैज़ रिटायर्ड अंडर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी कि अगर कोई बंदा मर जाता है या रिटायर्ड हो जाता है 1 साल पहले या कुछ पीरियड पहले जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसकी रिटायरमेंट या उसके हालात जिसकी वजह से वो जो उसके हालात होते हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, ना तो मरना किसी के कंट्रोल में या कोई इनएबिलिटी हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए तो रिटायर्ड हो जाए वो सर्विस से तो भी वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। सच एज़ ऑन इनवैलिडेशन और ओबलिशन ऑफ द पोस्ट, या पोस्ट ख़त्म हो जाए और वो उसकी सर्विस ख़त्म हो जाए, एंड वुड हैव कंप्लीटेड एन अदर ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इफ़ ही हैड नॉट डाइड और रिटायर्ड। अगर वो मरता ना या रिटायर्ड ना होता किसी पोस्ट के ख़त्म होने की वजह से या कोई एक्सीडेंट या डिज़ास्टर की वजह से या कोई फालज वगैरह होने की वजह से या इनएबिलिटी जो डिसेबिलिटी उसकी हो जाती है उसकी वजह से, अगर ये उसके साथ सिचुएशन वाकई ना होती तो वो ज़रूर जो उसकी रूटीन में चल रही थी 1 साल थी, 1.5 साल थी, 2 साल थी, वो सर्विस पूरी करता। अगर इस तरह का केस हो तो भी उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में वो पीरियड काउंट हो जाएगा। द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम हैड बिन मेरिटोरियस, तो जो उसकी सर्विस किसी की जो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन और रेगुलर जो उसका काम होता है वो करता है, तो उस तरह की जो सर्विस होगी वो क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होती है।
These provisions will not apply to the government servants who have rendered less than 5 years continuous service। यानी कि अगर किसी की सर्विस 5 साल से कम की है तो ये सारे के सारे रूल उन पे नहीं लगते। लेस दैन 5 ईयर्स होगी तो उसको ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद है एमोल्यूमेंट्स रेकन्ड फॉर पेंशन, यानी कि कौन कौन से एमोल्यूमेंट्स हैं जो पेंशन के लिए काउंट होती है। टर्म एमोल्यूमेंट्स मीन द एमोल्यूमेंट्स विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिसीविंग इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट एंड इंक्लूड, उसमें क्या क्या होता है। पे एज डिफाइंड इन फाइनेंशियल रेगुलेशंस 921 जो इसका सेक्शन रेफरेंसेस है। पर्सनल पे होती है, टेक्निकल पे होती है, स्पेशल पे ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंड नेचर, ये सारी एमोल्यूमेंट्स में शामिल हो जाती है। इसके अलावा महंगाई का अलाउंस जिसको डेयरनेस अलाउंस कहते हैं। इंक्रीमेंट एक्रूड ड्यूरिंग LPR, अगर वो LPR पर था, LPR होता है लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, यानी कि जब वो एक बंदे का सर्विस का 1 साल रह जाता है तो वो छुट्टी ले सकता है, जिसको हम LPR कहते हैं, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, यानी कि रिटायर होने से पहले की तैयारी के लिए जो छुट्टी उसको दी जाती है। अगर फ़र्क किया कोई LPR नहीं अवेल करना चाहता तो सिविल सर्विसेज में ये रूल है कि वो उसके बदले में आता रहे, उसको एनकैशमेंट मिल जाएगी, यानी कि 1 तो साल की वो जो सर्विस करेगा उसको तनख्वाह तो मिलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा उसको जितनी 12 महीने उसकी LPR के होते हैं तो 12 महीने मल्टीप्लाई बाई उसकी जो बेसिक पे होगी उसके साथ उसको एनकैशमेंट मिल जाती है। इसके अलावा सीनियर पोस्ट अलाउंस इन केस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ BPS 20 एंड अबव, अगर कोई स्केल 20 या इससे ऊपर का है तो उसको सीनियर पोस्ट अलाउंस जो होता है वो भी पेंशन के लिए काउंट होता है। इसके बाद ग्रेच्युटी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी बनाऊंगा, तो अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।